हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। आज हम स्टेनोग्राफ़र का अक्टूबर में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओनली हिंदी के ग्रामर के जो क्वेश्चन आए थे हम उनका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। ये पेपर जो था अक्टूबर 2024 जो है इसमें इस पेपर को करवाया गया था। इसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जगह जगह दे रखे हैं तो हमें ओनली हिंदी के प्रश्नों पर ही चर्चा करनी है। पहला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शब्द हैं तो सूची 2 में विलोम शब्द है। शब्दों का विलोम शब्दों के साथ हमें यहाँ पे मिलान करना है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे है निंदा। निंदा का होगा स्तुति, निंदा का स्तुति। घृणा, घृणा का होगा प्रेम। जड़ का होगा चेतन और संकल्प का होगा विकल्प। तो इसमें ए में आएगा 3, ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। निंदा, स्तुति, घृणा, प्रेम, जड़, चेतन, संकल्प, विकल्प। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान अधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अपूर्ण विराम, ऑप्शन सी अर्धविराम, ऑप्शन डी अल्प विराम। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ पे होता है अल्प विराम। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। अल्प विराम जो है ये ऐसे लिखा जाता है, ये होता है अल्प विराम। ठीक है। पूर्ण विराम जो है ये इसमें खड़ी पाई होती है, ये होता है पूर्ण विराम। अपूर्ण विराम होता है ऐसे, इसको बोलते हैं हम अपूर्ण विराम या उपविराम भी बोलते हैं। और अर्धविराम ये जो है ऐसे लिखा जाता है, ये होता है अर्धविराम। पूर्ण विराम खड़ी पाई, अपूर्ण विराम या अपूर्ण विराम को जो है हम उपविराम भी कहते हैं। अर्धविराम ऐसे लिखा जाता है और ये होता है अल्प विराम। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। कथन 2, अर्ध सरकारी पत्रों का उपयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी किया जाता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। तो पहला कथन है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है या किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। ये जो है सही है। अर्ध सरकारी पत्रों का उपयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी किया जाता है, ये गलत है। पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 जो है असत्य है। अर्ध सरकारी पत्र जो है इसको आप ध्यान से देख लेना, ये बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड गिवन इन इंग्लिश अबियंस। एबियंस जो है इसका हमें हिंदी वर्ड ढूंढना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अस्थायी रोग। अबियंस का होगा अस्थायी रोग। तो ऑप्शन जो है बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनः धन अपि की संधि होगी। पुनरपि, पुनरपि, पुनः अपि, पुनरपि। ये जो है पहले तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि संधि कौन सी है। इसमें जो है विसर्ग संधि है। पुनः धन अपि
पुनरअपि, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के प्रकार हैं। ए कार्यालय ज्ञापन, बी संवेदना पत्र, सी परिपत्र, डी अनुस्मारक, ई विवरण पत्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि सरकारी पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से सरकारी पत्र के प्रकार हैं। कार्यालय ज्ञापन ये है, संवेदना पत्र ये कोई पत्र नहीं होता है, परिपत्र ये भी होता है, और अनुस्मारक ये भी है, और विवरण पत्र ये भी कोई सरकारी पत्र नहीं होता है। तो ए सी डी हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। कार्यालय ज्ञापन बहुत बार पूछा जा रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसको बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम, स्पेलिंग ध्यान से देख लेना आप। परिपत्र ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर, सर्कुलर को बोलते हैं परिपत्र। अनुस्मारक, अनुस्मारक को हम बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर होता है अनुस्मारक। ज्ञापन ऑफिस मेमोरेंडम, परिपत्र सर्कुलर, अनुस्मारक रिमाइंडर, ये तीनों देख लेना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी नासिका। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अड़े वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। मूर्धा में और अन्य कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है, वो हम देख लेते हैं। इसमें है टे, टे, ठे, डे, ड़े और ण, जो है इनका उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धा होता है। बाकी के ऑप्शनों को भी देख लेते हैं हम। दंत, दंत का उच्चारण स्थान वाले वर्ण हैं, दंत वाले हैं ते, थे, दे, धे और न, ये दंत है। नास एक हो गया हमारा तालु, तालु इसके उच्चारण स्थान वाले वर्ण हैं तालु के हैं च, छ, ज, झ और ये तालु के हैं। ऐसे ही एक हो गया नासिका, नासिक के वर्ण कौन कौन से हैं, ये हो गए से, से और है, ये नासिका के उच्चारण स्थान वाले वर्ण हैं। तो हमने इन सभी पे चर्चा कर ली। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और जिनमें और शब्द लुप्त हो वहाँ कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा। जिनमें और शब्द लुप्त हो तो वहाँ पे जो है कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा, तो वहाँ पे होगा योजक चिन्ह। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ये होता है योजक चिन्ह। इसको हम इंग्लिश में हाइफन भी बोलते हैं, हाइफन, हाइफन या योजक चिन्ह, इसको हम हाइफन या योजक चिन्ह बोलते हैं। और ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह, और ये हो गया पूर्ण विराम। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन ए अधिसूचना, ऑप्शन बी अनुस्मारक, ऑप्शन सी पृष्ठांकन, ऑप्शन डी परिपत्र। हमें पूछ रहा है कि नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये सभी को पता है, बार बार आया हुआ है, तो इसको बोलते हैं अधिसूचना, नोटिफिकेशन। अनुस्मारक हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर हो गया अनुस्मारक। परिपत्र हो गया सर्कुलर, सर्कुलर हो गया परिपत्र। पृष्ठांकन इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट, ये हो गया पृष्ठांकन।
अधिसूचना नोटिफिकेशन, रिमाइंडर अनुस्मारक, परिपत्र सर्कुलर और पृष्ठांकन, इसको हम बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो यहाँ पे हमें सभी की चर्चा कर ली, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए तात्कालिक, ऑप्शन बी पैतृक, ऑप्शन सी एकत्रित, ऑप्शन डी व्यवृत। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। तत्काल धन एक तात्कालिक ये सही है, पैतृक ये भी सही, एकत्रित ये भी सही है, व्यवृत ये नहीं होता, ये गलत है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है, ये होता है व्यवहारित। व्यवहारित, व्यवहार में इत जोड़ के ये मिलकर बना है व्यवहारित। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हथियार डाल देना इस मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए झुक जाना, ऑप्शन बी भयभीत होना, ऑप्शन सी समर्पित होना, ऑप्शन डी हार मान लेना। हथियार डाल देना इस मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड गिवन इन इंग्लिश ओरिएंटेशन। यहाँ पे वर्ड दे रखा हमें ओरिएंटेशन, इसका हिंदी शब्द हमें ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अभिविन्यास, इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा करते हम। एक होता है अस्त्र शस्त्र, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, अस्त्र शस्त्र को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। और अभिविन्यास ओरिएंटेशन। पूर्वी को बोलते हैं हम ओरिएंटल। ओरिएंटल को बोलते हैं हम पूर्वी। प्राच्यवेता या प्राच्यविद, इसको बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट को बोलते हैं प्राच्यवेता या प्राच्यविद, ओरिएंटलिस्ट। अस्त्र शस्त्र ऑर्डिनेंस, अभिविन्यास को ओरिएंटेशन, ओरिएंटल पूर्वी। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में अघोष वर्ण है। ऑप्शन ए डे, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी कै, ऑप्शन डी है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें अघोष वर्ण है कै। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं घोष और अघोष वर्ण कौन से हैं। घोष वर्ण और अघोष, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। घोष वर्ण जो होते हैं वो प्रत्येक व्यंजन के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो जो है घोष होता है। और इसमें य, रे, ले, व और है, ये सभी व्यंजन जो है घोष वर्ण होते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और य, रे, ले, व ये घोष होते हैं। और अघोष, अघोष में होता है प्रत्येक वर्ण व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण और से और से और विसर्ग ये जो है अघोष होते हैं। जैसे चैच है, टैट है, तैत है, पैप है, ये सभी अघोष होते हैं। और तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण जो हैं ये घोष होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कै, ये अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर नहीं है। ऑप्शन ए ऊ, ऑप्शन बी री, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए। इसमें हमसे पूछ रहा है कि ह्रस्व स्वर नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ए है, ये जो है ह्रस्व स्वर नहीं है, ये जो है दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
और आज का अंतिम क्वेश्चन है, चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड गिवन इन इंग्लिश ऑफिशिएटिंग। इसका जो है हिंदी वर्ड कौन सा है उसका हमें चयन करना है। तो ऑप्शन ए दस्तंदाजी, ऑप्शन बी पदाधिकारी, ऑप्शन सी अफसरशाही, ऑप्शन डी स्थानापन्न। तो इसका ऑफिशिएटिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्थानापन्न। ये होता है ऑफिशिएटिंग। बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। एक होता है दस्तंदाजी, इसको बोलते हैं ऑफिशियसनेस, इसको हम बोलते हैं दस्तंदाजी। पदाधिकारी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, इसको बोलते हैं पदाधिकारी। अफसरशाही को हम बोलते हैं ऑफिशियलडम को बोलते हैं अफसरशाही। ऑफिशियसनेस दस्तंदाजी, ब्यूरोक्रेसी पदाधिकारी, ऑफिशियलडम अफसरशाही और स्थानापन्न होता है ऑफिशिएटिंग। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।